राम राम, सत श्री अकाल। जियोपॉलिटिकल तमाशा के सारे व्यूवर्स का इस नए एपिसोड में स्वागत है और उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम पंजाब पॉलिटिक्स पे जो हमने एक नई सीरीज स्टार्ट की है और हमारी टीम जो घूम के आई अभी पंजाब में फील्ड में 1 महीना, जो हमारी सर्वे फाइंडिंग्स है वो हमने एक अपनी पहले वाली वीडियो में शेयर की थी कि क्या सिचुएशन अभी पंजाब की पॉलिटिक्स की। लेकिन आज से हम कॉन्स्टिट्यूएंसी बाय कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज सर्वे आपको अपनी फाइंडिंग्स बताएंगे कि क्या क्या सिचुएशन है किस पार्टी की स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। तो आज हम जो सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं वो सरदूलगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी को स्टार्ट कर रहे हैं। और सरदूलगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी मैप के हिसाब से पंजाब की मानसा डिस्ट्रिक्ट में पड़ती है और ये पार्ट है बठिंडा लोकसभा का। तो पंजाब के अंदर 117 असेंबलीज है और 13 लोकसभा सीट्स हैं। जैसे हरियाणा में 90 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं और 10 लोकसभा सीट्स हैं। तो इफेक्टिवली पंजाब और हरियाणा में 9 असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी मिलके 1 लोकसभा सीट बनती है। तो 9 लोकसभा कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जो बठिंडा में फॉल करती है, बठिंडा लोकसभा में, जहां से अभी अकाली दल की लीडर हरसिमरत कौर बादल जी सांसद है, उसी का पार्ट है ये मानसा डिस्ट्रिक्ट की 2 कॉन्स्टिट्यूएंसीज, जिसके अंदर एक तो मानसा खुद कॉन्स्टिट्यूएंसी है जो कि मोस्टली अर्बन कॉन्स्टिट्यूएंसी है, कुछ रूरल पार्ट भी है, और दूसरी है सरदूलगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी जो कि मोस्टली रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। 90% वोटर सरदूलगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर रूरल एरियाज से आते हैं और 10% अर्बन एरियाज से बिलोंग करते हैं। तो ये मेजरली रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है सरदूलगढ़। और सरदूलगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी हरियाणा बॉर्डर के ऊपर भी है। रोडी एक मेजर विलेज है जो पहले कॉन्स्टिट्यूएंसी भी होता था, आजकल कालावाली का पार्ट है, कालावाली एक रिजर्व सीट है, सिरसा लोकसभा में आती है। तो ये बॉर्डर वाला एरिया है सरदूलगढ़, यहाँ से घग्गर रिवर भी निकलती है। तो ये एक बहुत मेजर जियोपॉलिटिकली और वैसे भी पॉलिटिक्स वाइज भी पंजाब का एक बहुत मेजर कॉन्स्टिट्यूएंसी है, क्योंकि यहाँ से बड़े बड़े वेटरन लीडर निकले हैं सरदूलगढ़ से। अभी सरदूलगढ़ की बात करें, पिछले इलेक्शन को छोड़कर उससे पहले यहाँ 2 फैमिलीज ने ही सरदूलगढ़ की कॉन्स्टिट्यूएंसी को डोमिनेट किया, इस पॉलिटिक्स को, यहाँ की लोकल पॉलिटिक्स को। एक तो है मोफर फैमिली। अजीत इंदर मोफर जी पहले 2-3 बार विधायक रहे हुए हैं और उनके बेटे भी पिछली बार चुनाव लड़े थे, बिक्रम सिंह मोफर जी। तो अजीत इंदर मोफर जी ने अपनी पॉलिटिक्स की शुरुआत अकाली दल अमृतसर से स्टार्ट की थी, मतलब सिमरनजीत सिंह मान की पार्टी से शुरू की थी और पहली बार उसी पार्टी से विधायक बने थे। बाद में उन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली और कांग्रेस से भी वो मल्टीपल टाइम्स विधायक रहे। स्पेसिफिकली 2007 और 12 के 2 इलेक्शंस को उन्होंने जीता। तो दूसरी जो पॉलिटिकल मेजर फैमिली है वो है भुंदड़ फैमिली। अब भुंदड़, बलविंदर सिंह भुंदड़ जी 5 बार यहाँ से विधायक रहे हुए हैं और उनके बेटे दिलराज सिंह भुंदड़ जी भी 2017 में विधायक बने। तो इस फैमिली से 6 बार विधायक रह चुके हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, भुंदड़ फैमिली से। और बलविंदर सिंह भुंदड़ जी राज्यसभा सांसद भी रहे हुए 1998 से लेकर 2004 के बीच में। तो एक बहुत प्रोमिनेंट पॉलिटिकल फैमिली है मालवा और पंजाब के अंदर भुंदड़ फैमिली, और अकाली दल की बहुत पुराने टाइम से जुड़े हुई है ये फैमिली। और मोफर जो फैमिली है वो पहले मैंने आपको बताया कि अकाली दल सिमरनजीत सिंह मान वाला जो फैक्शन था उससे जुड़े हुए थे, बाद में इन्होंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली। और जो रवनीत सिंह बिट्टू जी अभी जो केंद्र में मंत्री भी हैं और पहले कांग्रेस पार्टी से एसोसिएटेड थे, सांसद भी रहे हैं लुधियाना से, अब की बार हार गए चुनाव 2024 में राजा वड़िंग जी के सामने, वरना उससे पहले वो सांसद थे कांग्रेस पार्टी से लुधियाना से। तो इस बार वो चुनाव हार गए, उसके बाद उनको राज्यसभा भेजा गया राजस्थान से और अभी वो मंत्री भी है और अमित शाह के काफी करीबी भी माने जाते हैं। तो उनकी जो सिस्टर है वो मोफर फैमिली में ब्याही हुई है, तो मतलब मोफर फैमिली के साथ उनका रिश्ता भी है रवनीत बिट्टू फैमिली का। और रवनीत बिट्टू जी के दादाजी सबको पता है बहुत बड़े वेटरन लीडर थे पंजाब के, बीएन सिंह जी सीएम भी रहे हुए थे पहले पंजाब के। तो बिट्टू फैमिली और मोफर फैमिली का रिलेशनशिप भी है और एरिया में बातें भी चलती हैं कि मोफर फैमिली भी आगे जाके बीजेपी ज्वाइन कर सकती है, क्योंकि उनके रिलेटिव को बीजेपी में इतने प्रोमिनेंट पोजीशन पे हैं। पहले वो कांग्रेस में भी मेन लीडर मानी जाती थी उनकी फैमिली, लेकिन उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी ज्वाइन कर ली बिट्टू फैमिली ने। तो ये 2 मेजर पॉलिटिकल फैमिलीज हैं सरदूलगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। लेकिन पिछली बार क्योंकि आप आम आदमी पार्टी थी एक वेव सी, और जिसको हनेरी बोलते हैं पंजाब में, इस करके पिछली बार ही वहां पर एक नया कैंडिडेट जिसको कोई ज्यादा लोग जानते नहीं थे वो चुनाव जीत गए। तो उनका जो नाम है, उनका नाम है गुरमीत सिंह बनवाली। तो गुरमीत सिंह बनवाली जी पिछली बार पहली बार चुनाव लड़े और जीत गए। गुरमीत सिंह बनवाली पहले भुंदड़ के साथ ही एसोसिएटेड थे, लेकिन अकाली दल में थे बेसिकली, लेकिन उन्होंने उसको छोड़कर आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली और पिछली बार वो विधायक बन गए 2022 के इलेक्शंस में। तो अब क्या स्थिति है, पिछले 4 साल हो गए वहां पर गवर्नमेंट बने हुए, अब क्या लग रहा है, वहां क्या होगा, आज इस वीडियो में हम ये डिस्कस करने वाले हैं। ये मैंने आपको थोड़ा ब्रॉडर ओवरव्यू दिया है कॉन्स्टिट्यूएंसी का कि वहां कौन सी मेजर फैमिलीज है। एक तो भुंदड़ फैमिली है जो 6 बार सरदूलगढ़ से विधायक रह चुकी है। दूसरी तरफ मोफर फैमिली है जो 3 बार रह चुकी है और रवनीत बिट्टू के रिलेटिव्स भी हैं ये, और रवनीत बिट्टू क्योंकि अभी बीजेपी में है।
तीसरा जो ये गुरमीत सिंह बनवाली जी हैं, ये अभी विधायक बने हैं, इससे पहले पॉलिटिक्स में नहीं थे, पहले ये अकाली दल से एसोसिएटेड थे, आम आदमी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं थे और बुंदड़ के क्लोज एलाइज में गिने जाते थे। लेकिन इन्होंने बुंदड़ और अकाली दल को छोड़ के 2022 में जो एक आम आदमी पार्टी की वेव चली हुई थी उसमें ज्वाइन करके टिकट भी ले आए और चुनाव जीत भी गए। तो पिछले 4 साल में इन्होंने क्या काम किया है उस वीडियो में आज डिस्कस करेंगे। साथ में अब कांग्रेस की क्या स्थिति है पिछले 4 साल में, अब कांग्रेस कहां खड़ी है, और साथ में क्या अकाली दल इस बार वापसी कर पाएगा सरदूलगढ़ में, क्योंकि सरदूलगढ़ बठिंडा लोकसभा का पार्ट है और बठिंडा में इस बारी हरसिमरत कौर बादल मतलब अकाली दल जीती है। तो इसके ऊपर सारी चीजों पे बात करेंगे। सबसे पहले सरदूलगढ़ में हम ये बात कर लेते हैं कि सरदूलगढ़ में मैंने आपको जैसे स्टार्टिंग में बताया था 90% वोटर्स आर रूरल वोटर्स और 10% अर्बन बेस्ड वोटर्स है। तो मेजोरिटी ये रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है और इसके अंदर 206 बूथ्स है। 2024 के जो जनरल इलेक्शन हुए थे लोकसभा के उसके अकॉर्डिंग 206 बूथ्स है और इसके अंदर अप्रोक्सीमेटली 1,83,000 वोटर्स है। अप्रोक्सीमेटली इतना वोटर है लोकसभा 2024 के डेटा के अकॉर्डिंग, उसमें थोड़े और ऐड ऑन हो गए होंगे पिछले टाइम में। तो ये अप्रोक्सीमेटली 1,84,000 वोटर्स है, 206 बूथ्स है और मेजोरिटी ये रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी है और हरियाणा बॉर्डर को टच करती है और यहीं से घग्गर रिवर भी निकलती है। तो इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में अब मेन सबसे पहले हम आम आदमी पार्टी की बात करते हैं, उनकी मेजर क्या क्या अचीवमेंट्स है, क्या 4 साल में काम कराए हैं यहाँ पर विधायक साहब ने जो आम आदमी पार्टी के हैं। तो सबसे मेन बात यह है कि ये बॉर्डर एरिया में पड़ती है कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसके बहुत सारे पिंड बॉर्डर के साथ लगते हैं हरियाणा बॉर्डर के साथ। तो उन एरियाज के अंदर पहले क्या था, जो कैनाल्स है वहां पर जो नहरें हैं उनमें पानी ज्यादा नहीं आता था, क्योंकि बॉर्डर एरियाज है, बिल्कुल लास्ट आ गया हरियाणा आ गया, तो वहां पर आके पानी का लेवल कम ही रहता था पिछली सरकारों में। इस बार पानी बहुत ज्यादा है अकॉर्डिंग टू फार्मर्स, और जो हम गाँव में घूम के आए वो ये लोग कह रहे हैं कि इस बार पानी की सप्लाई अनइंटरप्टेड रही है और पानी पूरा भर के आया, मतलब नहर ऊपर तक भर के आई है, ये नहीं आधा पानी आ रहा है थोड़ा बहुत पानी आ रहा है, वो सिचुएशन नहीं है। तो पानी का एक मेजर इशू है यहाँ पर और इस बार बहुत ज्यादा पानी आया है पिछले 4 सालों में, इस करके आम आदमी पार्टी को एक फायदा मिल रहा है। कल वाली वीडियो में मैंने आपको ये बताया था कि बिजली एक मेजर इशू है, क्योंकि फार्मर्स को पहले टाइम में अकाली और कांग्रेस गवर्नमेंट में रात को बिजली आती थी, तो किसानों को रात को ठंड में गर्मियों में मच्छर खा जाते थे, पानी लगाने जाना पड़ता था रात को, अगर लाइट आएगी तभी तो पानी लगा पाएंगे मोटर चला के। लेकिन अब दिन में पानी आने लग गया अकाली से, तो किसान इस करके भी खुश हैं कि एक तो दिन में लाइट आ रही है और दूसरा ये बॉर्डर एरियाज में इतना नहरों में पानी नहीं आता था, बिल्कुल आखिरी टेल तक पानी आ रहा है, आखिरी कोने तक पानी पहुंच रहा है। तो ये एक मेजर अचीवमेंट आम आदमी पार्टी की सरदूलगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो हमने रियलाइज की है, हमने हमारे सर्वे फाइंडिंग्स में मिली हमारे को, क्योंकि जितने बॉर्डर वाले विलेज थे हम उनमें मेजोरिटी में घूम के आए और वहां पर हमारे को असेसमेंट मिला है लोगों के बीच में। दूसरा ये है कि यहाँ पर एक गवर्नमेंट जॉब्स वाला बहुत इशू बना हुआ है कुछ विलेजेस में, कि वहां पर लोगों को गवर्नमेंट जॉब्स मिली हैं। अब जैसे मैं 2-3 विलेजों का नाम लूं, एक तो नाम है, एक विलेज का नाम है खैरा कला, एक है खैरा खुर्द और एक है करांडी विलेज है। तो इन विलेजेस के अंदर अब क्या सिचुएशन है कि यहाँ पर बागड़ी जाट है, मतलब हिंदू जाट है, यहाँ पर सिख जाट नहीं है। वैसे पंजाब में ज्यादा सिख जाटी है, लेकिन यहाँ पर जो है इन 3 विलेजेस के अंदर मैंने बताया आपको खैरा कला, खैरा खुर्द और करांडी, इनके अंदर बागड़ी जट या फिर हिंदू जट जिनको बोलते हैं वो, क्योंकि बागड़ी लैंग्वेज है पूरे यहाँ पर, सिरसा वाले बेल्ट को बागड़ी बेल्ट बोला जाता है हरियाणा की पॉलिटिक्स में भी, और यहाँ सिरसा के टच करता हुआ ये एरिया है सरदूलगढ़, तो यहाँ पर भी बागड़ी जटों के कुछ गांव हैं। तो ये गांव के अंदर बहुत सारे लड़कों को जॉब्स मिली हैं बिना पैसों के, बिना सिफारिश के, तो इससे गांव वाले बहुत ज्यादा खुश है। इस करके यहाँ पर भी आम आदमी पार्टी का वोट बढ़ रहा है इन विलेजेस में, और आम आदमी पार्टी की जो ये बिना पैसे के और बिना सिफारिश वाली जॉब वाला जो मॉडल है ये सक्सेसफुल हो रहा है और इनको इस आने वाले चुनाव में इसका फायदा 100% मिलेगा, स्पेशली इन विलेजेस में जिनका मैंने आपको नाम बताया। उसके अलावा एक मीरपुर कला गांव है यहाँ पर। मीरपुर कला गांव से लेकर जो मेन हाईवे है, जो मानसा सरदूलगढ़ हाईवे है, जो बाद में हरियाणा में आगे हरियाणा तक जाता है, तो उस हाईवे के ऊपर अब पहले ये मीरपुर कला से लेकर उस हाईवे तक रोड नहीं था, बिल्कुल टूटा हुआ रोड था। तो ये मीरपुर कला से लेकर जो मेन हाईवे है सरदूलगढ़ और मानसा वाला, उससे कनेक्ट करता हुआ एक ये रोड बना दिया 5-10 किलोमीटर का, जो कि एक मेजर अचीवमेंट है। इसके अंदर 2-3 गांव आते हैं, तो इनको बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है और मीरपुर कला में एक ही मेजर डेवलपमेंट वर्क किया है आम आदमी पार्टी ने। उसके अलावा एक विलेज है बारन। अब बारन एक छोटा सा विलेज है, 700-800 वोट है उस विलेज में, और वो घग्गर रिवर के किनारे है। तो वहां पर अभी एक ब्रिज बन रहा है। अब ब्रिज इसलिए बन रहा है क्योंकि घग्गर रिवर को क्रॉस करके किसानों को बोट लेके जाना पड़ता था, क्योंकि रिवर की दूसरी साइड उनके खेत है। तो अब उनको बेचारों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स होती थी, नाव ज्यादा पानी आ गया तो क्रॉस नहीं कर सकते या डूबने का खतरा रहता था। वहां पर ब्रिज सैंक्शन हो गया, 7-8 करोड़ रुपए लगा रही है गवर्नमेंट। इससे 2-3 फायदे होंगे। एक तो लोग सीधा, मतलब जो हरियाणा जाना है तो वहीं से सीधा ब्रिज पार करके चले जाएंगे, उनको घूम के नहीं जाना पड़ेगा।
और दूसरा ये है कि जो वहां किसान रह रहे हैं, जो उस गांव के बारन गांव के, उनको फायदा होगा कि वो डेली ब्रिज क्रॉस करके इजीली कम्यूट कर पाएंगे और अपने खेतों में जाके अपना काम कर पाएंगे। तो इतने छोटे से गांव पे आप 7-8 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहे हो, तो आप एक अंदाजा लगा सकते हो कि स्केल का काम हो रहा है इस गांव में और कितना ज्यादा फायदा होने वाला है इस गांव के लोगों को। तो ये 4-5 जो मैंने आपको बताया है, ये मेजर वर्क है आम आदमी पार्टी के। एक वो रोड वाला, एक ये ब्रिज वाला, उसके अलावा जो गवर्नमेंट जॉब्स मिली हैं वो, उसके अलावा बॉर्डर एरियाज में जो के नाम है कैनाल में कम पानी आता था पूरी भर के आती है, टेल तक पानी आ रहा है। तो ये सारी मेजर डेवलपमेंट्स हैं आम आदमी पार्टी के जो किए हैं। और उसके अलावा जो आम आदमी पार्टी का विधायक है वो भी काफी एक्टिव है ग्राउंड के ऊपर और उसकी इमेज भी पॉजिटिव ही है, लोग उसके बारे में कुछ ज्यादा नेगेटिव बोलते नहीं है। क्योंकि हमने ओवर कॉन्स्टिट्यूएंसीज में ये देखा है, लोग भगवंत मान जी से तो खुश है लेकिन लोकल विधायक से काफी नाराजगी है, एक एंटी इनकम्बेंसी है लोकल एमएलए के अगेंस्ट। लेकिन यहाँ के एमएलए के अगेंस्ट एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, वो डेवलपमेंट वर्क करा भी रहा है और अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को ठीक से नर्चर कर रहा है, ठीक से उसको खाद पानी दे रहा है अपने एरिया को। तो वो ठीक काम चला हुआ है यहाँ पर। आम आदमी पार्टी के लिए ज्यादा चांसेस है इस बार जीतने के यहाँ पर। लेकिन आम आदमी पार्टी के साथ प्रॉब्लम्स क्या है? अब प्रॉब्लम्स एक तो ड्रग वाली है, क्योंकि बॉर्डर एरिया बहुत ज्यादा ड्रग आती है और पंजाब अभी युद्ध नशे के विरुद्ध चला रही है। लेकिन यहाँ ड्रग प्रॉब्लम वैसी ही है, कोई चेंज नहीं हुआ उसमें, जैसे अकाली कांग्रेस के टाइम थी वैसी ही है, उससे बड़ी होगी, कम नहीं हुई है ड्रग प्रॉब्लम। तो ड्रग प्रॉब्लम एक ही मेजर फेलियर है आम आदमी पार्टी का। दूसरा ये जो बॉर्डर एरियाज है यहाँ पर नरमा बोते हैं लोग, कॉटन। वैसे पंजाब में कॉटन बोना लोगों ने बंद कर दिया है, मोस्टली लोग या तो गेहूं बोते हैं या फिर चावल बोते हैं, लेकिन नरमे की खेती होती है यहाँ इस सरदूलगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी कुछ गाँव में, तो वहां पर मुआवजा नहीं मिला है। अब जैसे एक गांव है मैं जिसमें गया हुआ था, झंडा कला, ये बॉर्डर वाला ही गांव है, बिल्कुल हरियाणा बॉर्डर के साथ लगता है। तो यहाँ राय सिख कम्युनिटी की बहुत ज्यादा वोट है और मैं उन लोगों से मिला तो कुछ लोग ये कंप्लेन कर रहे थे कि नरमा खराब हो गया हमारा, कि कॉटन में पिछले 2-3 सालों से एक कीड़ा है जिसको बोलते हैं सुंडी, तो सुंडी की वजह से यहाँ पर खराब हो रही है कॉटन, हर बारी खेती करते हैं खराब हो जाती है। तो उसका कोई मुआवजा, कोई कॉम्पनसेशन गवर्नमेंट ने दिया नहीं है, पिछले 3-4 साल हो गए। चन्नी साहब देके गए थे 17,000 रुपए पर एकड़ के हिसाब से, लेकिन अभी कोई मुआवजा मिला नहीं है। तो ये एक मेजर इशू है। नरमा जो किसान है ये कुछ नाराज है, इसको लेकर गवर्नमेंट को कुछ करना चाहिए, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने अभी तक उनको कोई कॉम्पनसेशन दिया नहीं है। उसके अलावा कुछ गाँव में पीने के पानी का, फ्रेश वाटर का बहुत बड़ा इशू बन रखा है। जैसे एक आदम के विलेज है, वहां पर पीने का पानी नहीं है, और एक दसोंदिया विलेज भी है, उसके अंदर भी पानी, पीने के पानी की बहुत ज्यादा किल्लत है। लोग कैंटर से पानी मंगवा रहे हैं और उस पानी को यूज कर रहे हैं और वो बहुत महंगा पड़ रहा है उनको। तो उनके यहाँ क्योंकि पानी फ्रेश वाटर, क्लीन वाटर पीने का आता नहीं है उनके गांव में, तो इन गांव में ये पीने के पानी की प्रॉब्लम है। एक और प्रॉब्लम है जो आम आदमी पार्टी को हर कॉन्स्टिट्यूएंसी फेस करनी पड़ रही है, यहाँ नहीं हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में, वो है जो एससी कम्युनिटी बहुत ज्यादा नाराज है। अब इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 35% एससी वोटर्स है, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है 35%, तो 35 to 36% यहाँ पर एससी कम्युनिटी है सरदूलगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। और यहाँ पर क्या है कि एससी समाज को कोई ज्यादा फायदा मिला नहीं। एक तो उनको, उनके जो बुजुर्ग लोग हैं उनको 2500 पेंशन का वादा किया था, वो अभी भी 1500 ही है, तो वो तो सबके लिए है, वो एससी में भी इशू है। दूसरा वुमेन्स को जो पैसे देने दे, 1500 रुपए बोला था एससी समाज को देंगे, 4 साल तो हो गए अब तक दिए नहीं है, अब लास्ट में 2-4 महीने देंगे, तो उससे कोई ज्यादा फायदा होता लग नहीं रहा है। ये भी एक प्रॉब्लम होने वाली है आम आदमी पार्टी को। तीसरा, नरेगा बंद हो गया। मैंने कल वीडियो में बताया था कि गवर्नमेंट ने अब चेंज कर दिया उसका फाइनेंशियल स्ट्रक्चर, नरेगा का नया उसका फाइनेंशियल रिस्ट्रक्चरिंग होगी है, जिसमें 60% अब सेंटर देगा, 40% स्टेट कंट्रीब्यूट करेगा उस फंड में, नरेगा वाले फंड में। पहले 90% सेंटर कंट्रीब्यूट करता था, 10% स्टेट को करना पड़ता था, तो इजी था स्टेट के लिए, स्टेट के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं पड़ता था। अब बर्डन और बढ़ जाएगा स्टेट के ऊपर, उस स्टेट के ऊपर, पंजाब जैसे स्टेट में जिसमें पहले इतना ज्यादा कर्जा है और ड्रग क्राइसिस है, डेमोग्राफिक क्राइसिस है, लोग कंट्री छोड़ छोड़ के विदेशों में जा रहे हैं, यंगस्टर्स, तो ये सारी प्रॉब्लम है। तो ये प्रॉब्लम यहाँ एससी समाज को भी फेस करनी पड़ रही है और एससी समाज कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि टूट रहा है आम आदमी पार्टी से, काफी ज्यादा नाखुश है। और अगर चन्नी जैसे लीडर को सीएम फेस बना दिया जाता कांग्रेस के द्वारा, तो मेजोरिटी रामदासी हो, मजबी हो, जो भी एससी कम्युनिटी के लोग रायसी को, वो आम आदमी पार्टी छड़ के इस बारी कांग्रेस को वोट कर सकते हैं। तो एससी वाला जो एक सेक्शन है उसके ऊपर देखना पड़ेगा। यहाँ पर बाजीगर कम्युनिटी के बहुत ज्यादा वोट है। पहले बाजीगर्स को एक कोटा विद इन कोटा दे रखा था, 2 से 2.5% का कोटा होता था बाजीगर कम्युनिटीज के लिए, कि भाई उनके लोगों को ही जॉब्स मिलेंगे इस कोटा में। अब ये खत्म हो गया आम आदमी पार्टी सरकार में, तो बाजीगर कम्युनिटी भी उससे खुश नहीं है। तो एससी समाज को लेकर अभी थोड़ी चिंता करनी चाहिए आम आदमी पार्टी को। वैसे आम आदमी पार्टी के लिए सीट सेफ लग रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का जो एससी वाला जो सेक्शन है ये थोड़ा नाराज है आम आदमी पार्टी से। और ये 1500 रुपए अगर ढंग से इफेक्टिवली सरकार बांट पाती है और उन लोगों को कन्विंस कर पाती है कि भाई हम आपके लिए हैं, हम आपका बुरा नहीं होने देंगे, तो शायद एससी समाज फिर से उनको वोट पा दे, वरना वो शिफ्ट हो सकता है अकाली या कांग्रेस की तरफ इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में और बाकी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में। उसके अलावा एक इशू और है, पहले 30 किलो राशन मिलता था एससी कम्युनिटी गरीब लोगों को,
जिनके पास राशन कार्ड है, गरीब लोगों के पास पीला कार्ड है, वो अकाली दल के टाइम स्टार्ट हुआ था, 2 रुपए देने पड़ते थे, 30 किलो अनाज मिलता था पर पर्सन, महीने या 2 महीने के हिसाब से जो भी मिलता था। अब वो सिर्फ सेंटर का जो अनाज है 5 किलो पर पर्सन मिलता है, वही आ रहा है। तो वो अनाज भी बंद हो गया है, पेंशन भी नहीं बढ़ी है, नरेगा भी बंद हो गया है। तो मतलब एससी समाज, महिलाओं को भी जो 1500 रुपए प्रॉमिस किए थे वो नहीं मिल रहे हैं। नए एससी समाज के लड़कों को इतनी जॉब्स भी नहीं मिली हैं, वो पढ़ाई लिखाई में भी पीछे जा रहे हैं कि गवर्नमेंट स्कूलों की हालत इतनी अच्छी है नहीं, मेडिकल फैसिलिटीज भी नहीं है। तो कुल मिला के एससी समाज नाराज है, और एससी समाज इस बार टूट सकता है आम आदमी पार्टी से पूरे पैन पंजाब में। और ये आम आदमी पार्टी के लिए सबसे बड़ा मेजर कंसर्न है, क्योंकि जो जट कम्युनिटी है वो डिवाइडेड रहेगी। उसके वोट अकालीस को भी जाएंगे, उसके वोट कांग्रेस को भी जाएंगे, उसके वोट आम आदमी पार्टी को भी जाएंगे। उसमें डिवीजन होना है, 3 जगह वो वोट बटने ही बटने हैं। लेकिन एससी समाज एक डिसाइडर होता है पंजाब की पॉलिटिक्स में, वो जिस साइड पड़ जाए वो चुनाव जीत जाता है। तो ये एससी समाज अगर टूट गया आम आदमी पार्टी से, तो आम आदमी पार्टी को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे आने वाले विधानसभा चुनाव में। अब बात करते हैं हम कांग्रेस पार्टी की, कि कांग्रेस पार्टी का क्या चला हुआ है यहाँ पर। मोफर फैमिली, मैंने आपको बताया था, अजीत इंदर जी मोफर है, बड़े लीडर हैं, 3 बार के विधायक रहे हुए, उनके बेटे भी पिछली बार चुनाव लड़े थे, बिट्टू साहब के रिश्तेदार हैं। बिट्टू साहब इतने बड़े मंत्री हैं, सेंटर में मंत्री है, बीजेपी सरकार में, कांग्रेस में भी सांसद रहे हैं लुधियाना से। तो एक प्रेस्टिजियस वेल नोन पॉलिटिकल फैमिली है सरदूलगढ़ के और आसपास के एरिया में, मोफर फैमिली। लेकिन मोफर फैमिली के साथ इस बार बहुत ज्यादा दिक्कतें हो गई हैं इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इसी कारण मोफर फैमिली के चांसेस कम लग रहे हैं इस बार जीतने के। उसका पहला सबसे बड़ा रीजन है जो कांग्रेस के अंदर इन फाइटिंग होती है। अब मोफर साहब और वडिंग साहब की बिल्कुल नहीं बनती है। राजा वडिंग अभी स्टेट प्रेसिडेंट कांग्रेस पार्टी के, और मोफर इस बार चुनाव लड़ेंगे कांग्रेस पार्टी से। प्रोबेबिलिटी तो यही है, अगर वो पार्टी छड़ के नहीं जाते हैं तो उन्हीं को टिकट मिलेगी, उनके बेटे को मिलेगा, जितेंद्र मोफर जी की। तो वडिंग साहब की इनकी नहीं बनती, क्योंकि वडिंग की और रवनीत बिट्टू की पुरानी राइवलरी है। यूथ कांग्रेस के चुनाव में भी वडिंग, और उस टाइम पे 2012 में मेरे ख्याल से ये हुए थे चुनाव, उस टाइम पे भी यूथ कांग्रेस के जो प्रेसिडेंट के चुनाव थे उसमें वडिंग और बिट्टू की लड़ाई हुई थी। और अब की बार लोकसभा चुनाव में भी 2024 में वडिंग वर्सेस बिट्टू हुआ था लुधियाना में, जिसमें वडिंग जीत गए और बिट्टू जी हार गए। तो मतलब इनकी पुरानी पॉलिटिकल राइवलरी है, और ये राइवलरी रिश्तेदारों तक आ रही है। अब रिश्तेदारों तक ऐसे आ रही है कि अभी जो लोक समिति और जिला परिषद के चुनाव हुए थे पंजाब के अंदर, ये मेजर चुनाव होते हैं विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब में, तो इन चुनावों में बहुत सारे पिंडों में अप्रोक्सीमेटली 20-22 गांव के अंदर तो उन्होंने अपने कैंडिडेट ही खड़े नहीं किए मोफर जी और ने, क्योंकि मोफर जी चाहते थे कि सारी टिकट उनके कहने पे बटे। लेकिन राजा वडिंग ने कुछ अपने लोगों के कहने पे वहां सरदूलगढ़ में कॉन्स्टिट्यूएंसी में टिकटें बांट दी ब्लॉक समिति और जिला परिषद की, जिसको लेकर मोफर वाला जो फैक्शन था सरदूलगढ़ में वो नाराज हो गया, और उन्होंने 20-22 पिंडों में जहां उनके बंदों को टिकट मिलनी थी वहां अपने कैंडिडेट ही खड़े नहीं किए, या फिर दूसरे कैंडिडेटों को हराने के लिए पूरा जोर लगाया जो राजा वडिंग के थे। तो ये जो इन फाइटिंग है ये बहुत ज्यादा बढ़ गई है। जैसे यहाँ पर 2 लीडर हैं, एक है धर्म पन्नू, अहलपुर एक विलेज है यहाँ पर, वहां से आते हैं अहलपुर। तो ये जो धर्म पन्नू है ये जिला परिषद के चुनाव लड़े थे, इनको हराने के लिए लोग ऐसा बोलते हैं एरिया में कि अजीत इंदर मोफर जी ने पूरा जोर लगाया था और इनको हरवा दिया चुनाव। तो ये नाराज है, इनका खुद का एक वोट बेस अपने गांव में तो है, जो भी है 100-200-500 वोट कुछ तो होगा इनके पास। तो ये नाराज हो रखे हैं अजीत इंदर मोफर जी से, और अगर अजीत इंदर मोफर जी को टिकट मिलती है तो शायद इनको हराने के लिए ही लगेंगे धर्म पन्नू जी। दूसरे जो मेजर लीडर है वो है अमरीक ढिल्लो, ये है झुनीर विलेज है, एक बहुत बड़ा विलेज है, 6-7 हजार वोट है, हाईवे के ऊपर ही है विलेज ही। आप सरदूलगढ़ से मानसा जाते हैं जब, तो इस पिंड से आते हैं अमरीक ढिल्लो जी। इनके बेटे अभी सरपंच भी हैं पिंड के, तो इनकी भी नहीं बन रही कि उनके कैंडिडेटों को भी इन्होंने हराने के लिए पूरा जोर लगाया था अजीत इंदर मोफर वाले ग्रुप ने। तो ये अमरीक ढिल्लो वाला ग्रुप हो गया या धर्म पन्नू वाला हो गया, ये सारे राजा वडिंग के साथ एसोसिएटेड लोग हैं। और ये अगर इनको टिकट नहीं मिलती है, टिकट के लिए भी कोशिश कर रहे हैं, इनको टिकट नहीं मिलती है और मोफर फैमिली को टिकट मिलती है तो उनको हराने के लिए कोशिश करेंगे, क्योंकि मोफर फैमिली ने इनको अभी ब्लॉक समिति और जिला परिषद के चुनाव में हराने में कोई कसर छोड़ी नहीं। तो इस करके इनकी जो ये फाइटिंग है मोफर फैमिली के अंदर, मोफर फैमिली और ये दूसरे जो वडिंग के लोग हैं इस सरदूलगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में, इस करके मुश्किल लग रहा है कांग्रेस पार्टी के लिए आगे की राह, क्योंकि जब तक ये इन फाइटिंग खत्म नहीं होगी, बैठ के एक टेबल पे सेटलमेंट नहीं होगी इन लोगों के आपस में, तब तक आम कांग्रेस पार्टी फाइट में आ ही नहीं सकती यहाँ पर इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में। दूसरा ये है कि मोफर साहब की तो एक एक्सेप्टेबिलिटी है पूरे एरिया में, अजीत इंदर मोफर जी, लेकिन उनके जो बेटे हैं उनको लेकर लोगों में काफी नाराजगी है। उनके बेटे को खुद जो पुराने कांग्रेसी वो भी ज्यादा पसंद करते नहीं है। अब मैं नाम तो नहीं लूंगा, बहुत सारे लोगों को मैं जानता हूं वहां पर जो इनसे कुछ नहीं है, लेकिन बात यह है कि बहुत सारे लोग इनसे नाराज हो रखे हैं इनके बेटे से, विक्रम सिंह से, क्योंकि वो इतने एक्सेसिबल नहीं है, या जो भी कारण लगा लो, जितना फादर के साथ लोग एसोसिएटेड थे, जितना कंफर्टेबल फील करते थे, उतना उनके बेटे के साथ नहीं कर रहे हैं। तो उनके बेटे की जगह अगर अजीत इंदर जी को ही टिकट मिले इस बार, तो उनके चांसेस ज्यादा हैं जीतने के बनस्पत की विक्रमजीत सिंह
मोफर को टिकट मिले, कि विक्रम सिंह मोफर को अगर टिकट मिलती है तो उनके जीतने के चांसेस पहले ही कम है, क्योंकि इनफाइटिंग बहुत ज्यादा है, वडिंग वाला गुट जीतने नहीं देगा। और दूसरी प्रॉब्लम ये है कि उनकी भी खुद एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है, अजीत इंदर मोफर के जो हार्डकोर वर्कर्स हैं उनके अंदर भी इतनी एक्सेप्टेबिलिटी नहीं है विक्रम सिंह की जितनी उनके फादर साहब की है। तो ये एक प्रॉब्लम है उनके साथ। तीसरा, मैंने आपको बताया था कि इलेक्शन बाइकआउट कर दी इतने गांव में, तो अभी ब्लॉक समिति और जिला परिषद में जो एक चांस था अपने कार्डर को एक्टिवेट करने का, अपने सारे जनरल्स को, अपने सिपाहियों को फील्ड में लगाने का, तब वो चुनाव ही नहीं लड़े 22 गांव में। तो इसके कारण मतलब एक तरह का वैक्यूम हो रखा है कांग्रेस पार्टी के अंदर, और कांग्रेस पार्टी अभी इन फाइटिंग से ही जूझ रही है पूरे सरदुलगढ़ में। ये कांग्रेस पार्टी के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। अब बात करते हैं अकाली दल की। अकाली दल में बुंदड़ फैमिली है, और बुंदड़ फैमिली को कोई अकाली दल के अंदर से तो चैलेंज नहीं मिल रहा है, क्योंकि अकालियों में फैमिली बेस्ड पॉलिटिक्स है। अकालियों पुराने टाइम से चला आ रहा है, हर एरिया में एक फैमिली का कंट्रोल है, और वहां पर कोई लड़ाई होती नहीं है, दूसरा कोई लीडर पैदा ही नहीं होता। इसलिए जो आम आदमी पार्टी के अभी एमएलए हैं वो अकाली दल छट के इधर आ गए। आम आदमी पार्टी में उनको पता था वहां बुंदड़ फैमिली के अलावा किसको टिकट मिलनी नहीं है, तो बुंदड़ फैमिली के खिलाफ तो कोई चैलेंज नहीं है। लेकिन बुंदड़ फैमिली के साथ प्रॉब्लम क्या है, एक तो अकालीज वीक हो रहे हैं। अब अकालीज में बहुत सारे फैक्शंस बन गए। मैंने आपको बताया था कल वाली वीडियो में, एक ग्रुप है पुनर सुरजीत, अकालियों से टूट के एक अलग ग्रुप बना है, जिसके मेन लीडरों में जैसे मनप्रीत अयाली है। मनप्रीत अयाली पहले अकाली दल के विधायक है, 2022 में जीते थे लुधियाना की एक सीट से, तो वो उन्होंने अब सुखबीर बादल की लीडरशिप को मानने से मना कर दिया। और भी लीडर उनके साथ है, सुच्चा सिंह छोटेपुर जो पहले आम आदमी पार्टी में होते थे, उसके अलावा रखड़ा जी हैं जो अपने समाना से पहले अकाली दल के विधायक भी रहे हुए हैं। तो बहुत सारे लीडर इस ग्रुप के अंदर हैं। तो ये सारे के सारे लीडर्स सुखबीर बादल की लीडरशिप के अंडर काम करने को एग्री नहीं कर रहे हैं, तो इन्होंने अपना एक अलग ग्रुप बना लिया है। और ये ग्रुप और अमृतपाल वाला जो ग्रुप है, वारी से पंजाब जो उनकी पार्टी अमृतपाल जी की, जो भी जेल में सांसद भी हैं, अपनी पार्टी बना के जीत गए वो चुनाव, तो अमृतपाल जी और पुनर सुरजीत ने अलायंस कर लिया है। और इनके अलायंस होने से कैंडिडेट अगर सरदुलगढ़ से फील्ड करते हैं तो अकाली के वोट टूटेंगे, क्योंकि अकाली में जो कट्टर वोट है, जो बिल्कुल पंथ वाला वोट है, पंथ की राजनीति होती है पंजाब में, जैसे धर्म की राजनीति है अपने देश में, वैसे पंथिक पॉलिटिक्स होती है पंजाब में। और अकाली दल पंथिक पॉलिटिक्स का लीडर रहा है। उनको पहले चैलेंज तो जरनैल सिंह भिंडरावाले से मिला पंथिक पॉलिटिक्स के अंदर, जिसको कहते हैं कि कांग्रेसियों ने ही बड़ा लीडर बनाया था जरनैल सिंह भिंडरावाले को, क्योंकि उनको काउंटर करना था अकालियों की पंथ पॉलिटिक्स को, क्योंकि अकालियों कंट्रोल है वहां के गुरुद्वारा पे, वहां के पंथिक वोट के ऊपर। जो भी धर्म को मानता है वो अकालियों वोट देते हैं। लेकिन अकाली इसके साथ प्रॉब्लम क्या होगी, बरगाड़ी कांड जो 2015 में हुआ, जो सैक्रिलीज वाला इंसिडेंट हुआ गुरु ग्रंथ साहिब जी के साथ, उसके बाद से जो ये पंथिक वोट था ये अकाली दल से टूट गया। ये पहले गया आम आदमी पार्टी के साथ, अब कई जगह जाने के चांसेस लग रहे हैं, और जिसमें अमृतपाल वाला ग्रुप सबसे बड़ा क्लेमेंट है, क्योंकि वो पंथिक राजनीति ही करते हैं। तो पुनर सुरजीत और ये अमृतपाल वाले ग्रुप ने अब अलायंस कर लिया है, और इनके अलायंस से कहीं ना कहीं अकाली दल को नुकसान हो सकता है अगर अकाली दल के खिलाफ यहाँ कैंडिडेट खड़ा करते हैं। दूसरा, अकाली दल के साथ प्रॉब्लम ये है, अकाली दल का पूरे एरिया में इन्फ्लुएंस नहीं है। कुछ गांवों में बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस है, कुछ गांवों में नहीं है, कुछ पिंडों में है, कुछ पिंडों में नहीं है। तो उस करके अकाली दल का वोट डिवाइड होगा, और क्या कहते हैं, कांग्रेस में इनफाइटिंग उनका वोट डिवाइड होगा। इस करके आम आदमी पार्टी को फायदा हो रहा है, क्योंकि कुछ गांवों में आम आदमी पार्टी वर्सेस कांग्रेस फाइट होनी है, और कुछ पिंडों में अकाली दल वर्सेस आम आदमी होनी है। ऐसे बहुत सारे पिंड है। तो इस करके मतलब ये है कि कई ऐसा नहीं है कि पूरे एरिया में ही अकाली दल का ज्यादा इन्फ्लुएंस है, या पूरे एरिया में ही कांग्रेस का ज्यादा है। ये डिवाइडेड है, कुछ गांवों में कांग्रेस ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, कुछ में अकाली ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। लेकिन आम आदमी पार्टी का हर जगह वोट बेस बन चुका है इस एरिया में। तो इस करके आम आदमी पार्टी, मैं कह रहा हूं कि फाइटिंग पोजीशन में नहीं है, जीतने की पोजीशन में है। अब बात करते हैं बीजेपी की। बीजेपी क्योंकि यहाँ कोई ज्यादा बेस है नहीं बीजेपी का, रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी अर्बन एरियाज में फिर भी बीजेपी का होता है पंजाब में, लेकिन रूरल एरियाज में है नहीं। लेकिन यहाँ पर 2-4 लोग हैं जो बीजेपी के क्लेमेंट भी हैं टिकट के लिए, और जो बीजेपी को खड़ा कर रहे हैं इस एरिया में। एक तो है गोमा पूनिया जी, ये करांडी विलेज से ही है, फर्टिलाइजर का इनका काम है, लोग ऐसा बोलते हैं। तो ये कैंडिडेट है प्रोबेबल, गोमा पूनिया जी। ये बागड़ी जट है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ये सिख जट नहीं है, पगड़ी नहीं पहनते हैं, बागड़ी जट है। तो इस करके इनकी कितनी एक्सेप्टेबिलिटी होगी। लेकिन ये 3-4 पंचायतें जो बागड़ी जटों की हैं, यहाँ पर इनको वोट मिल सकते हैं अच्छे खासे। तो ये गोमा पूनिया जी बीजेपी के टिकट ही मांग रहे हैं, और एक यहाँ के प्रोमिनेंट लीडर हैं इस पूरे एरिया के। दूसरा है मियाँ पिंड में भी रिंकू सिंह जी हैं, उनकी मदर अब की बार ब्लॉक समिति के चोन लड़ी थी, तो वहां भी एक थोड़ा बहुत बीजेपी का वोट बैंक है। उसके अलावा हीर के विलेज है, उसमें सुभाष अरोड़ा जी हैं, वो भी बीजेपी से एसोसिएटेड है। उसके अलावा चहरिया विलेज है, यहाँ पर भी बीजेपी का काडर है। तो बीजेपी कुछ गांवों में अपना काडर बना पाई है जहां पर उनके बूथ एजेंट हो जाएंगे। साथ में बीजेपी क्योंकि हरियाणा बॉर्डर के साथ लग रहा है, तो एक नैरेटिव चला हुआ पंजाब में कि हरियाणा में बीजेपी इतने फायदे दे रही है लोगों को,
3400 पेंशन मिल रही है, नरेगा चल रही है, बुढ़ापा पेंशन 3400 हरियाणा में, तो क्यों हम बीजेपी को नहीं यहाँ ट्राई कर सकते? तो बीजेपी के चांसेस बन सकते हैं अगर एक तो मोफर फैमिली आ जाए चुनाव लड़ने के लिए, तो बीजेपी फाइट में आ जाएगी, फिर तो कांग्रेस आउट ही हो जाएगी गेम से। मुझे लग रहा है कांग्रेस तीसरे नंबर पे या चौथे नंबर पे चली जाएगी, क्योंकि फिर फाइट बीजेपी, अकाली और आम आदमी में हो जाएगी अगर मोफर फैमिली कांग्रेस छोड़ के चली जाती है सरदुलगढ़ से। या फिर अगर नहीं छोड़ के जाती है, कांग्रेस से लड़ती है, गोमा पुनिया यहाँ से लड़ते हैं बीजेपी से, तो बीजेपी भी फाइटिंग पोजीशन में रहेगी, कुछ वोट निकाल ली जाएगी यहाँ से, क्योंकि रूरल कॉन्स्टिट्यूएंसी यहाँ ज्यादा वोट मिलना नहीं है। लेकिन फिर भी बीजेपी धीरे धीरे यहाँ पर भी अपना ग्राउंड गेन कर रही है, और गोमा पूनिया एक सीरियस कैंडिडेट है यहाँ पर जिनको टिकट इस बारी मिल सकती है इस बार के चुनाव में। तो ये सारी सिचुएशन है सरदुलगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर। अब फाइनल पॉइंट ये है कि सरदुलगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में हमारा जो एस्टिमेट कहता है कि आम आदमी पार्टी लीड कर रही है, और दूसरे नंबर के लिए फाइट हो रही है कांग्रेस और अकालियों में, लेकिन हम मान के चल रहे हैं कि दूसरे नंबर पे अभी अकाली है, कांग्रेस तीसरे नंबर पे है। तो कांग्रेस की इतनी बुरी सिचुएशन है अभी सरदुलगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में। जैसे मैं कुछ आपको विलेजेस का चार्ट दिखाऊंगा अपनी स्क्रीन के ऊपर, जिसमें मन्ना खेड़ा है, झंडा कला है, संगा है, आदम के विलेज है, उसके अलावा जटाना कला है, कुसला है, मोफड़ है। इन विलेजेस के अंदर, मोफड़ तो अजीत इंदर जी मोफर जी का खुद का गांव है, यहां पर अकाली और आम आदमी पार्टी की बराबर की फाइट है। लेकिन कुछ गांव ऐसे जैसे करांडी हो गया, सरदूल वाले हो गया, मीरपुर खुर्द हो गया, बाजेवाला हो गया, फतेहपुर हो गया, यहां पर आम आदमी और कांग्रेस की फाइट है। तो कुछ गांवों में जैसे मैंने आपको पहले बताया था अकाली और आम आदमी की डायरेक्ट फाइट है, और कुछ गांवों में कांग्रेस और आम आदमी की डायरेक्ट फाइट है। मतलब ज्यादातर गांवों में आम आदमी पार्टी फाइट में है। इसी करके आम आदमी पार्टी हमारे सर्वे के अकॉर्डिंग सरदुलगढ़ कॉन्स्टिट्यूएंसी में जीतती लग रही है। आज के दिन सिचुएशन ये है, अब आगे सिचुएशन कितनी बदलती है वो हम आने वाले दिनों में आपको बताएंगे, आने वाले महीनों में। लेकिन आज के दिन जो हमारा सर्वे है, जो हमारा सर्वे साइज है और जो हमने सैंपल उठाया वहां से, वो यही दिखा रहा है कि आम आदमी पार्टी अच्छा परफॉर्म कर रही है सरदुलगढ़ में और जीतने की सिचुएशन में है आज के दिन। थैंक यू।